आप हैं विविध भारती के संग। इनसे मिलिए। दोस्तों नमस्कार। आज के इनसे मिलिए कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जानी मानी लेखिका मनीषा कुलश्रेष्ठ से। हिंदी की सुपरिचित लेखिका मनीषा कुलश्रेष्ठ का ताल्लुक राजस्थान से है। वो जोधपुर में जन्मी और कहानियों की दुनिया में उन्होंने अपनी एक अहम जगह बनाई है। कहानियों के अलावा उन्होंने 3 उपन्यास भी लिखे हैं, शिगाफ, शाल भंजिका और पंचकन्या। उनकी कहानी संग्रह है कठपुतलियाँ, पौनी होती परछाई और केयर ऑफ स्वात घाटी। वे हिंदी की लोकप्रिय वेबसाइट भी चलाती हैं, हिंदी नेस्ट। तो चलिए सुनते हैं मनीषा कुलश्रेष्ठ से यूनुस खान की टेलीफोन पर की गई ये बातचीत। आज प्रस्तुत है बातचीत का पहला भाग। इनसे मिलिए कार्यक्रम में इस वक्त हमारे साथ हैं जानी मानी लेखिका मनीषा कुलश्रेष्ठ। मनीषा जी, बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के इस कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद यूनुस, मुझे अच्छा लग रहा है आपने इस कार्यक्रम में मुझे शामिल किया। मनीषा जी, राजस्थान के किस शहर से आपकी जीवन यात्रा शुरू होती है और लेखन यात्रा शुरू होती है? मेरी जीवन यात्रा राजस्थान के बहुत ही ऐतिहासिक शहर से शुरू होती है, चित्तौड़गढ़, जो शहर मीराबाई और महाराणा प्रताप का शहर रहा है। उसी किले की छांव में मेरा बचपन बीता है। और लेखन यात्रा उदयपुर से शुरू हुई, जहाँ कॉलेज की पढ़ाई चलती थी, और वहाँ राजस्थान साहित्य अकादमी से मेरा जुड़ाव हुआ और वहाँ मैंने हिंदी लिखना शुरू किया। ये जो लेखन का जो शौक है, ये बचपन से रहा था या कॉलेज के जमाने से शुरू हुआ है? ये बचपन से ही रहा। मेरी माँ बहुत बड़ी किस्सा गो रही है, बड़े किस्से सुनाया करती थी और वो कविताएं भी लिखती थी। तो माँ को देखते देखते लिखने का शौक शुरू हुआ। और जो लोग विकट पाठक होते हैं, कहीं न कहीं आगे जाके उनको लिखने की लत तो लगती ही है। तो सबसे पहले क्या लिखा, कविता लिखी या कहानी लिखी? पहले मैंने कविताएं लिखी किशोरावस्था में, जैसे कि उस उम्र का एक असर होता है, तो थोड़ी रूमानी कविताएं लिखी मैंने। फिर गद्य की तरफ मुड़ी मैं। ये बताइए कि उस उम्र में और उस दौर में कोई ना कोई एक आदर्श हुआ करता है जिसके साये में आप अपने कदम बढ़ाने शुरू करते हैं। कौन थे वो आदर्श, कौन थे वो लाइट हाउस? जैसे कि मैंने बचपन से ही हर तरह का साहित्य पढ़ा। मैंने विमल मित्र को भी पढ़ा, तो उन दिनों हम शिवानी भी पढ़ा करते थे, तो उन दिनों आचार्य चतुर्सेन भी पढ़ते थे, तो साथ में निर्मल वर्मा भी पढ़ते थे। और कवियों में तो मुझे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बहुत पसंद थे, गुलजार को भी पढ़ते थे। तो कविताएं उस तरह से लिखी जाती थी। गद्य मुझे निर्मल वर्मा का बहुत प्रिय लगता था और शैलेश मटियानी भी मुझे बहुत प्रिय थे। बहुत सारे द्रोणाचार्य हैं और एकलव्य में अकेली। काफी विविधता का वाला चयन है जिसमें आपने जिन लोगों के नाम लिए, एक तरफ शैलेश मटियानी हैं, दूसरी तरफ गुलजार हैं, सर्वेश्वर हैं, तो बहुत बहुत वेरीड एस्पेक्ट सामने आते हैं क्योंकि सबके लेखन की एकदम अलग अलग तरह की शैली है। बिल्कुल। जब हम शुरुआत करते हैं तो मैं जहाँ तक सोचती हूँ, आपके पास एक पूरा संसार खुला हुआ होता है, तो आप बुक शेल्फ में से जो आपको मिलता है पसंद करते हैं और हर तरह की चीजें आपको उस उम्र में पसंद आती हैं। फिर आप उनसे अपनी शैली चुनते हैं। ये कथक की तरफ आपका झुकाव कब से शुरू हुआ था और वो किसकी प्रेरणा से था? दरअसल मैं स्कूल में पढ़ती थी, तो हमारे एक टीचर हुआ करते थे, ललित सर। वो कथक के टीचर हुआ करते थे, तो हम अक्सर अपने वार्षिकोत्सव में हमेशा सर से सीखते थे और उन्हीं से ये प्रेरणा आई। और उसके बाद जब शादी हो गई, बच्चे भी स्कूल जाने लगे, तब मैंने विशारद किया, क्योंकि मेरे पास बहुत समय होता था और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तो मैंने सोचा मैं अपना पुराना पैशन कथक दोबारा शुरू करूं। तब मैंने विशारद किया और मेरे गुरु भगवान दास माणिक हैं, रायगढ़ घराने के कथकाचार्य हैं, उनसे मैंने सीखा। फिर मुझे ये एहसास हो रहा है कि जिस दौर की आप बात कर रही हैं, शादी और बच्चों के बाद आपने वो जो खाली समय आया था उसमें कथक सीखना शुरू किया। कितनी बड़ी चुनौती थी ये उस दौर में सीखने की? आप उम्र के उस दौर में, जबकि आपके साथ छोटी छोटी लड़कियां सीख रही होती थी और मैं 2 छोटी बच्चियों की माँ होती थी, मैं सीखती थी, तो एक चुनौती तो होती थी।
एक तरह से एक मानसिक चुनौती तो है ही, साथ ही एक फिजिकल चैलेंज भी है। कथक जो है बहुत श्रम साध्य चीज है। हाँ, तब इतनी उम्र नहीं थी, तब मैं 30 साल की थी। 30 साल में तो आजकल की महिलाएं बहुत फिट होती हैं। तो एक तरफ लेखन है, दूसरी तरफ कथक है। दोनों अलग अलग कलाओं के अलग अलग स्वरूप हैं जिनमें व्यक्ति अपने आप को अभिव्यक्त कर सकता है। आपको क्या लगता है कि कथक के जरिए किस तरह से आप अपने आप को अभिव्यक्त कर पाती हैं और कौन सी चीजें छूट जाती हैं जो लेखन की तरफ उभर कर सामने आती हैं? दरअसल कथक तो मैं बहुत ज्यादा परस्यू नहीं कर पाई। मैं जैसे परफॉर्मेंसेस में कभी नहीं कर पाई। छोटी मोटी स्थानीय कभी कभी कोई फंक्शनों में कर लिया, मैं कर नहीं सकी। आगे उस विशारद जरूर किया, मैंने बच्चों को सिखाया भी। केंद्रीय विद्यालयों में भी मैं डांस टीचर रही हूँ, लेकिन मैं मंच प्रस्तुतियां नहीं कर पाई क्योंकि मेरी अपनी विवशताएं थी। और लेखन तो था ही, लेखन उसके बाद जुड़ गया तो फिर सारा ध्यान। अब मैं कथक को एक दूसरी तरह से ले पाती हूँ। जैसे कि मैंने अभी बिरजू महाराज पे एक प्रोजेक्ट किया है, तो मैं अब कथक पे लेख लिखती हूँ। वो एक दूसरा एक तरीका है अपने आप को उस कला से जोड़े रखने के लिए। बिरजू महाराज पर जो काम आपने किया है वो कब सामने आएगा और इसमें कितना समय आपको लगा? मुझे इसमें लगभग 1.5 वर्ष लग गया और ये अब आएगा, जल्दी ही आना चाहिए। 3-4 महीनों में इसकी पुस्तक सामने आनी चाहिए। और ये अच्छा अनुभव रहा। मैंने बहुत सारे नृत्य समीक्षकों से, बिरजू महाराज से भी मिलना हुआ इस बहाने मेरा, और डांस से फिर से एक अलग ढंग से जुड़ने का मौका मिला। थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि बिरजू महाराज के साथ बातचीत का कौन सा पल आपके लिए सबसे ज्यादा यादगार, सबसे ज्यादा रोमांचक था? दरअसल मैं बिरजू महाराज से जिस दिन मिलने गई थी उस दिन गुरु पूर्णिमा थी और उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ आए हुए थे और एक समा बंधा हुआ था कि एक गुरु शिष्य परंपरा का जो रूप मैंने देखा वो मुझे बहुत सुंदर लगा था। वो मेरे लिए हमेशा यादगार पल रहेगा। बिरजू महाराज अपनी सादगी में बैठे हुए थे और लगातार छात्राओं का, जिनमें से कुछ प्रसिद्ध नृत्यांगनाएं भी हैं, और उन सबका रेला बंधा हुआ था। वो पल मेरे लिए बहुत अच्छा पल था। बिरजू महाराज पर जो आपका काम है, आपने कहा कि जल्दी ही सामने आएगा, हम इंतजार कर रहे हैं, तो क्या आगे भी नृत्य पर और कुछ लिखने की तमन्ना है? कुछ आगे सोच रखा है? हाँ, समीक्षात्मक, मैं जैसे डांस पे क्रिटिसिज्म में काम करना चाहती हूँ। आप सुन रही हैं कार्यक्रम इनसे मिलिए। अब आपके लेखन की बात करते हैं। लंबे समय से आप एक तरह से लिख रही हैं और आपकी कहानियों के विषय बड़े विविध रहे हैं। उसी तरह से उपन्यासों की भी बात है। अपनी पहली छपी हुई कहानी के बारे में बताइए और उससे जुड़ी हुई खुशी के बारे में बताइए। मेरी पहली छपी हुई कहानी हंस में थी, प्रेत कामना। तो उस कहानी को मैंने एक बहुत ही अलग मानसिक स्तर पे जाके लिखा था। मतलब एक बूढ़े प्रोफेसर के प्रेम के प्रति, कि वो अपने जीवन से जब वो सब कुछ छोड़ देता है, उम्मीदें, बच्चे भी छोड़ के चले जाते हैं, तो उसकी शिष्या जो उन्हें प्रेम करती थी, लेकिन वो प्रेम एक तरफा था। जब वो लौट के आती है तो उन्हें अपने जीवन में दोबारा से मायने मिलते हैं। उस पर मैंने लिखी थी और मुझे अच्छा लगा था हंस में वो छपी थी। तो हंस में छपना बहुत बड़ी बात है और जिस दौर में ये छपी थी तब तो और बड़ी बात हुआ करती थी। राजेंद्र जी बहुत सख्त संपादक हुआ करते थे और उन्होंने बहुत सारी मेरी कहानियां लौटाने के बाद प्रेत कामना छापी थी। वो लौटाते रहे लेकिन आप भेजती रही। हाँ, मैं लिखती रही। मेरी पत्रिकाओं से बहुत सारी कहानियां लौटी और फिर भी मैं लिखती रही। और मेरे जो जीवन साथी हैं उनके दफ्तर के पते पे आती थी ज्यादातर चिट्ठियां। तो कई बार मुझे दुख ना हो तो वो सफेद वाला लिफाफा वो वहीं फाड़ देते थे। तो कुल मिलाकर शुरुआती संघर्ष रहा है लेखन में भी। हाँ, बिल्कुल। संघर्ष के बिना कोई तपता है क्या? अच्छा, कहानी लिखने की लौ फिर हंस में छपने के बाद बढ़ गई थी? बिल्कुल बिल्कुल, बढ़ ही गई थी। कुछ कहानियां छपी ही थी तो राजेंद्र यादव जी से मिलना हुआ मेरा, तो उन्होंने मुझे कहा कि उपन्यास लिखो तो जाने, एक लेखक की सही परीक्षा उपन्यास लिखना होता है। तो चैलेंज हो गया ये आपके लिए? हाँ, बिल्कुल चैलेंज हुआ था। तो उनकी ये बात के उपन्यास लिखो तो जाने और आपके उपन्यास शुरू करने के बीच कितना फासला रहा होगा? रहा लगभग 2 साल फासला रहा। इतनी जल्दी, मतलब मैं उस चुनौती को स्वीकार करने के उसमें नहीं थी, लेकिन उनका जो ये वाक्य था वो मुझे हॉन्ट करता रहा और कई बार मैं रात को उठ जाती थी कि क्या मैं लिख पाऊंगी उपन्यास। तो शिगाफ का जो आइडिया है वो कहाँ से आया था? किस तरह से उसका अंकुर फूटा था?
बिल्कुल मैं बताती हूँ। दरअसल मतलब बहुत अजीब सी स्थिति हुई कि मेरी कहानी है कठपुतलियाँ, उसका अनुवाद होना था। तो कश्मीर में एक अनुवाद कार्यशाला लगाई थी साहित्य अकादमी ने, केंद्रीय साहित्य अकादमी ने। तो उस दौरान मुझे 15 दिन कश्मीर रहने को मिला। तो वहाँ पर जो कश्मीरी के कन्वीनर हैं, प्रोफेसर जमा अजुर्दा हैं, तो उनके पास कुछ पुराने कश्मीरी हिंदू लौट के आए थे, उनके मित्र। तो जब उनसे पूछा गया था कि आप यहाँ से क्यों चले गए, तो वहाँ जो एक लड़की थी उसने कहा जब सब जा रहे थे इसलिए चले गए। तो वो जो वार्तालाप बिल्कुल सामान्य था, लेकिन उस वार्तालाप के अंदर जो पीड़ा बह रही थी, तो मैंने सोचा कि इस पीड़ा को उभारा जाए। ये क्यों चले गए और तुम क्यों चले गए, ये सवाल, मतलब वो भी बहुत सादगी से पूछ रहे थे, जबकि सवाल के पीछे बहुत बड़ा संघर्ष था। और वो भी सादगी से उत्तर दे रही थी कि सब जा रहे थे ना इसलिए। तो इस सादगी के जो नीचे इतना बड़ा खुरेजी और बहुत कुछ छिपा था, उसको मैं उजागर करना चाहती थी। बल्कि उजागर करते करते मुझे ऐसे पहलू मिले जिसने इसको त्रिआयामी बनाया। उसमें कश्मीरी सबका पक्ष फिर धीरे धीरे सामने आया, वहां से प्रेरणा मिली। उससे पहले जैसे एक मेरे पति के साथी थे, वरिष्ठ अधिकारी, तो वहाँ अवंतीपुर में उन्हें शूट कर दिया था आतंकवादियों ने। अवंतीपुर रूइंस जो हैं वो वहाँ पर, हाँ, रूइंस के पास। तो वहाँ मैंने जब वो वापस देखा तो मुझे दुख भी हुआ। इस तरह करके शिगाफ को आना ही था। मतलब मन में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिन्होंने मुझे उद्वेलित किया था, उसमें किसी एक की पीड़ा नहीं थी। दो चीजें मैं जानना चाहूंगा शिगाफ के बारे में मनीषा, कि एक तो ये कि कितना ज्यादा रिसर्च उसमें शामिल था कश्मीर और कश्मीरियत और कश्मीरी विस्थापितों के दर्द को लेकर। दूसरी चीज, कितना वक्त आपको लगा इस अपने पहले उपन्यास को पूरा करने में? हाँ, यूनुस, में विस्थापितों के बारे में एक खास बात कहना चाहूंगी कि खाली हिंदू विस्थापित नहीं हुए। यूनुस, इसमें जो सबसे मुख्य मुद्दा ये था कि विस्थापन बिल्कुल उस तरह होता है कि जब दो पौधे एक साथ उगे हों और एक को उखाड़ो तो दूसरा भी उखड़ जाए, दूसरे की जड़ें खुल जाए। तो बल्कि विस्थापन ऐसा था। तो इस मुद्दे को लेके मुझे रिसर्च मैंने बहुत ज्यादा नहीं की, बहुत सारी चीजें मुझे पता थी और कुछ समय मेरे पति वहाँ रहे भी। तो इस तरह से मुझे रिसर्च बहुत ज्यादा नहीं करनी पड़ी। पर हाँ, लोगों से मिलना मेरा बहुत हुआ। तो लोगों से मिलके ही मेरा ये उपन्यास आगे बढ़ा। इसमें मेरी कोई ऐसी किताबी रिसर्च या इस तरह की रिसर्च नहीं रही। लोगों से मिली, उनकी बातें, उनकी आप बीती जानी आपने। उपन्यास लिखने का सिलसिला उसके बाद शुरू हो गया। फिर तो आपके 3 उपन्यास आ चुके हैं। तो शाल भंजिका के बारे में बताइए। शाल भंजिका एक बहुत छोटा सा उपन्यास है, नॉवेला है बल्कि। तो ये एक फिल्म मेकर की कहानी है जो कि फ्लॉप होता जाता है, फिल्म बनाना छोड़ देता है, लेकिन उसका एक अतीत उसके साथ चलता है। उसकी पुरानी प्रेमिका है, उस पे वो एक फिल्म बनाना चाहता है, तो उसकी तलाश करता है उसके जैसी किसी लड़की की। तो वो उस तलाश की कहानी है। ये फिल्म मेकर आपकी कल्पना में या आपके यथार्थ में कहाँ से टकरा गया था आपको? यथार्थ में ही टकराया था। दरअसल फिल्म मेकर नहीं, एक उपन्यासकार की तलाश ही थी। उस तरह से थोड़ा मॉडिफिकेशन के साथ आप बिल्कुल हूबहू तो लिख नहीं सकते, तो कहीं एक कल्पना कहीं सत्य। बिल्कुल, ये मेरी मुठभेड़ थी। अब पंचकन्या के बारे में बात करेंगे। आपका बहुत चर्चित उपन्यास है जो पिछले दिनों आया है। इसके बारे में बताइए, ये कहाँ से शुरू हुआ? पंचकन्या दरअसल एक IAS ऑफिसर रहे हैं, प्रदीप भट्टाचार्य। तो उनका ये एक लंबा लेख था पंचकन्या पर। तो जब मैंने वो पढ़ा अंग्रेजी में और मुझे लगा मैं इसका अनुवाद करूं, मैंने हिंदी में उसका अनुवाद किया। तब मुझे लगा था कि ये पंचकन्याएं केवल पुराणों में नहीं है, आज भी इस संसार में इस समय में ये पंचकन्याएं हैं। और जब हमारे यहाँ विदेशी स्त्री विमर्श आया तो इसका बिल्कुल भारतीयकरण ना बहुत अजीब तरीके से हुआ कि मतलब भारतीय शुचिता हो और आजादी भी हो। मुझे लगा कहीं ना कहीं हमारे पुराणों में ना हमारा अपना विमर्श होगा। तो मेरे को पंचकन्या याद आई। तो फिर मुझे लगा कि हमारी स्त्री और हमारी आजादी और हमारी तरह से, जैसे कि सिमोन द बोवार का जो फेमिनिज्म है वो हमारे अनुकूल नहीं है। हम स्त्रियां, जो भारतीय स्त्रियां उत्सव प्रिय हैं, हम नाचना भी चाहती हैं, हम मांसल भी हैं, मतलब मर्दवाद का चोला ओढ़ के इस फेमिनिज्म को नहीं अपना सकते। तो उसके विरोध में मैंने फिर पंचकन्या में लिखा। और ये संसार आज भी है जहाँ पे ऐसी स्त्रियां हैं जिनकी आजादी एक अलग तरह की है, उनकी स्त्री होने में उनकी आजादी है।
तो दोस्तों, इनसे मिलिए कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सुपरिचित लेखिका मनीषा कुलश्रेष्ठ से यूनुस खान की ये दिलचस्प बातचीत। इस बातचीत का दूसरा भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते बुधवार को इनसे मिलिए कार्यक्रम में। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं विजय दीपक छिब्बर। इनसे मिलिए